ज्यों तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर धरीजे, सिर दीजे कान ना कीजे। आज का जो बहुसंख्यक महाधिवेशन चल रहा है और जो विषय रखा है सामाजिक परिवर्तन, मैंने गुरबानी के वाक का सहारा इसलिए लिया। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अगर आप लोगों ने समाज में परिवर्तन लाना है तो आपकी डेडिकेशन उस स्तर की चाहिए कि आप का सिर भी कट जाए तो उसको तली पर रखकर भी आपने लड़ाई को आगे बढ़ाना है। सम्मानित मंच, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। सम्मानित मंच जो बैठा है ना आपके सामने आज, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़कर आज यहां विराजमान है। उन्होंने समाज के अंदर जो कुलीन तंत्र था उसको चीर के मेहनत से अपना स्थान हासिल किया और इसलिए वो अगुवाई कर रहे हैं। चाहे वो पैगाम है, चाहे वी द पीपल है, चाहे वो एक तीसरा SRA है। और मैं पंजाब से SRA का एक घटक ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेज फेडरेशन, उसके नुमाइंदे के तौर पर सामाजिक परिवर्तन की बात विषय पर रखने के लिए मुझे कहा गया। गुरु रविदास ने एक शब्द लिखा था 600 साल पहले, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधोह नहीं तय ठाओ, ना तस्वीस खिराज ना माल। मैं पूरे शब्द में नहीं जाऊंगा। एक विजन लिया था उन्होंने कि मुझे ऐसा समाज चाहिए जिसमें ऊंच नीच ना हो, कोई कर ना हो, सभी के साथ न्याय मिले हो, सभी को बराबर हर क्षेत्र में प्रतिनिधिता मिले। उस विजन की लड़ाई मेरा ख्याल है कि रविदास जी से पहले शायद किसी ने नहीं लड़ी थी। वो चलते चलते गुरु नानक देव जी, भगत कबीर जी, भगत सदना जी, मुसलमान भाईचारा भी बैठा है, भगत सदना जी, नामदेव जी, त्रिलोचन जी, ऐसे संतों ने लड़ाई को फिर अंबेडकर जी तक ले आए। और अंबेडकर जी ने संविधान में हमारे लिए, आपके लिए ये प्रोविजन कर दिया कि आपके साथ संविधान सामाजिक न्याय करेगा, करना ही पड़ेगा। और उसका रिजल्ट आया। आप संसद में 300 के करीब पहुंचे हो, ये अंबेडकर जी की वजह से है। अंबेडकर जी जब अंतिम समय आया और अपने सेक्रेटरी को बोला, रतू, नानकचंद रतू एक संदेश लिख दे कि मैं इस कारवां को यहां तक ले आया। अकेला लड़ा, सहयोग नहीं किया हमने, अकेला लड़ा। कहते कि मैं निराश हूं अपने पढ़े लिखे लोगों से, वो मेरी बात को नहीं मानते, सुनते नहीं, और मैं निराश हूं। और मेरा एक संदेश समाज को देना कि मैं अब मर रहा हूं पर मेरी विचारधारा को कभी मरने ना देना। ये संदेश हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे सिर तली के ऊपर कट जाए तब तक भी नहीं भूलना चाहिए। और
सामाजिक न्याय की बात को आगे करता हुआ मैंने प्रैक्टिस की एक पंजाब में कि कैसे सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ा जाए। मैंने एक विचार के लिए एक एक्सरसाइज की कि पंजाब में ओबीसी का सीएम होना चाहिए। हर एक पार्टी के पास पहुंचा, क्योंकि मैं ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करता हूं, तो मैंने हर एक पार्टी के पास ये बात रखी। उन्होंने सुनी भी और अपने लोगों को भी मैंने खड़ा किया कि ओबीसी समाज में उबाल आए कि आपको 42% के हिसाब से प्रतिनिधित्व लेना चाहिए, और वो तैयार भी हुआ। जो 6 महीने पहले जो मुख्यमंत्री था उसने एससी और बीसी के लिए ऐसी योजनाएं का अनाउंसमेंट की, उसका रिएक्शन आया एक दूसरी पार्टी से कि हम आने वाले समय में, इन्होंने योजनाएं अनाउंस की है, मैं डिप्टी सीएम बना दूंगा। रिएक्शन आया। तो तीसरी पार्टी ने रिएक्शन किया कि हम चीफ मिनिस्टर बना देंगे। मैं ये बता रहा हूं कि एक्सरसाइज करने का तरीका, माहौल को, जब मेरी बहना भी बैठी हैं, माताएं भी बैठी हैं और बेटियां भी हैं, गर्भ से जब डिलीवरी होती है ना, वो दबाव आप देखते हो ना कैसा होता है। ऐसे ही जब बीज को डालते हैं धरती के अंदर, वो जब आपस में हुम्मस से निकलकर वो छोटा सा बीज धरती को पाड़ के निकलता है, वैसा काम किया कि एक पार्टी ने कह दिया कि हम सीएम बना देंगे। तो हुआ क्या कि जो वर्तमान सरकार है उसने सीएम रविदास समाज से बना दिया। ये काम करने का नतीजा बता रहा हूं कि कैसे मैंने वो उस चीज को ले आया उबाल कि वो मजबूरी में। अब बात आई कि वो दलित सीएम है, वो शब्द क्या प्रयोग कर रहे हैं, जबकि वो सबसे आज तक पंजाब का सबसे पढ़ा लिखा वो सीएम है पंजाब का। और ये मेहनत करने के तरीके कई होते हैं कि करनी चाहिए, हमें उससे पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए। और मेरा टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तो मैं आखिर में यही कहूँगा, भगत कबीर जी का श्लोक है, गगन दमामा बाजियो पर्यो निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। अब आप जूझने के लिए तैयार हो जाओ। एक और श्लोक है, मैं बधाई लूँगा, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खे। अपने क्षेत्र को, अपने कर्म को, सामाजिक परिवर्तन की बात को आपने छोड़ना नहीं है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जसपाल कीवा जी, आपके ओजस्वी भाषण के लिए और समय पे समाप्त करने के लिए। अब मैं अगला अपने वक्ता डॉक्टर बीडी नकवी साहब, जो कि लखनऊ से आए हैं, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और सामाजिक चेतना फाउंडेशन से हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। अनुरोध करता हूं कि कृपया सर आएँ मंच पर और अपना वक्तव्य रखें। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए उनका। जितना कम सामान होगा सफ़र उतना आसान होगा, जितना कम सामान होगा सफ़र उतना आसान होगा, जितनी गठरी भारी होगी उतनी ही दुश्वारी होगी। इस सभा में मौजूद ऑनरेबल जस्टिस ईश्वरैया साहब, इस सभा में मौजूद ऑनरेबल जस्टिस वीरेंद्र सिंह साहब, इस सभा में मौजूद प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल, इस सभा में मौजूद मिस्टर बाग, कन्वीनर पैगाम, इस सभा
के सारे ऑर्गेनाइजर्स, दोस्तों, बहनों, बेटियों, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज इस सभा में ऐसे लोगों के बीच मौजूद हूं जिन्होंने ये फैसला किया है कि वो समाज को बदलेंगे, समाज में परिवर्तन लाएंगे और हिंदुस्तान की सत्ता पे कब्जा करेंगे। दलित, पिछड़े और कमजोर चले सत्ता की ओर। जब तक हिंदुस्तान की सत्ता पे कब्जा नहीं होगा, समाज में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इस देश की तारीख है कि हम एक ऐसे समाज में रहते थे जहां बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब के अंदर फर्क था। हिंदुस्तान के अंदर बाहर के लोग हुकूमत करते रहे, लेकिन उन्होंने समाज को परिवर्तित नहीं किया। उन्होंने समाज के ताने बाने से छेड़छाड़ नहीं की, इसलिए एक वर्ण व्यवस्था चलती रही और चंद लोग हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत करते रहे। समाज पे पूरा उनका हर तंत्र पे कब्जा था और वो समाज में जुल्म करने का भी हक रखते थे, वो समाज में बेईमानी का भी हक रखते थे और समाज को अपने हिसाब से चलाते थे। इस हिंदुस्तान के अंदर 8वीं सदी में गरीबों को, शूद्रों को मंदिर में जाकर बाहर कीर्तन करने का परमिशन मिली और इस 1000 साल गुजरने के बाद भी आज जब राम मंदिर का ट्रस्ट बनता है तो दलित और पिछड़ों को कोई जगह नहीं। मंदिर के अंदर 2 लोग होते हैं, पुजारी और भिखारी। वो पुजारी बनेंगे और गरीब भिखारी बनेंगे। ये नहीं हो सकता, ये असमानता नहीं चल सकती। समाज को परिवर्तित होना होगा। इस समाज के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर कौन है मूल निवासी, कौन है असल हकदार? मूल निवासी की क्या पहचान? दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान। इस हिंदुस्तान के अंदर जो मेहनत का तबका है, जो हिंदुस्तान को बनाता है, जो साबित करता है कि हिंदुस्तान के अंदर सारी दुनिया में कारोबार में अगर कोई मुकाम पैदा किया इस देश ने तो हमारे मेहनत कश ने किया, क्योंकि उसकी मजदूरी कम है, वो कम पैसे में काम करता है, इसलिए दुनिया के आउटसोर्सिंग होकर यहाँ कारखाने लगे। लेकिन अफसोस, उस मजदूर का हिस्सा, उस मजदूर का सही हिस्सा, उसकी कीमत मजदूर की नहीं मिलती। इसका सबूत है कि किसान जो पैदा करता है वही पूछता है मार्केट में जाकर, भाई मेरा माल कितने में खरीदोगे? हिंदुस्तान का हर कारोबारी ये बताता है कि मेरे माल की कीमत ये है, ये एमएसपी है, ये मिनिमम प्राइस है, ये बिकने वाली प्राइस है। लेकिन किसान ये पूछता है कि मेरा चीज कितने में खरीदोगे, और कसमसा कर वो लाला की कीमत पर बेच के अपना माल चला जाता है। ये है मार्केट इंजस्टिस। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा एक सच्ची बात, और वो क्या थी। मैं रामपुर में पोस्टेड था, मेरी इलेक्शन में ड्यूटी लगी, मैं जोनल मजिस्ट्रेट बना दिया गया। उस मीटिंग के अंदर डीएम साहिबा मीटिंग ले रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने दूध वालों को पकड़वाने का आदेश कर दिया है, और सारे दूध वाले पकड़े गए। वो मेरे कोर्ट में आते थे, वो अपने बच्चों को भेजने लगे, मैं बेल कर देता था। रोज का ये तमाशा, 1 हफ्ते ये काम चल रहा था। मैं परेशान था कि बच्चे क्यों आ रहे हैं। तो जब मीटिंग में कहा डीएम साहिबा ने कि मैंने ये आदेश किया है, तो सारे एडीएम, सारे उसको सबॉर्डिनेट बोले, मैडम आपने बड़ा अच्छा काम किया। मेरी एक आवाज उठी, मैंने कहा मैडम आपने भैंस पाली है? बोले नहीं। मैंने कहा तभी आपने ये आदेश किया है। बोले क्यों? हाल में सन्नाटा छा गया। क्यों? मैंने कहा आपने भैंस नहीं पाली, तभी आप बात करते हैं। भैंस की एक कीमत, भैंस के चारे की एक कीमत, भैंस के पालने वाले की एक कीमत, उसके बाद दूध और पानी मार्केट में एक भाव बिके, इससे बड़ी बेईमानी क्या हो सकती है? सन्नाटा छा गया सारे माहौल में। दूसरे दिन डीएम ने अपना आदेश बदला। तो ये समझना होगा मार्केट इंजस्टिस को। किसान इसीलिए गरीब है, शहर का आदमी मालदार है, ये पैसा सब शहर में सिमट रहा है। हमें समझना होगा, हमें किसान को अहमियत देनी होगी। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा किसान आंदोलन के लीडर को, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी और जंग जीती, और आइंदा भी वो जीतते रहेंगे। किसान सब ओबीसी दलित भाई तो है मेजॉरिटी, 90% यही तो किसान है।
यही तो धरती का सीना चीर के रोटी देते हैं और उनकी इज्जत नहीं, उनको रिकॉग्निशन नहीं। आज इस तंत्र में सबका कब्जा। हमारा आर्टिकल, हमारा बाबा साहब का संविधान दिया वो संविधान ये कहता है कि हमें सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहिए। ये कौन सा सेकुलर सोशलिस्ट है? ये कौन सा सोशलिज्म है जहां सारे रेलवे, सारे एयरपोर्ट, सारे चीजें अडानी को बेच दी जाए? ये कौन सा सोशलिज्म है भाई? ये कौन सा सेकुलरिज्म है जहां मुसलमान को उसका हक छीन लिया जाए कि उसे निकाल दिया जाएगा सीए में? ये कौन सा सोशलिज्म है? ये कौन सा डेमोक्रेसी है जिसके अंदर किसी भी आवाज उठाने वाले को जेल में डाल दिया जाएगा और बरसों से जेल में रखा जाएगा? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये प्रस्तावना के खिलाफ काम करने वाले लोग, ये वो लोग हैं जो संविधान भी यकीन नहीं रखते। ये होगा, इसी इनजस्टिस के खिलाफ हमें लड़ना है। आज दलित पिछड़ों को तय करना है कि हमें एक साथ चलना है। मैं ये देख रहा हूं कितने संगठन के लोग यहाँ आए हुए हैं, कितने संगठन हैं हमारे। सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि हम बटे हुए हैं संगठनों में। आज ये तय करिए कि एक संगठन बनेगा, हम सब एक साथ चलेंगे, हम एक साथ मिशनरी काम करेंगे, हम एक साथ ख्वाब देखेंगे। उस ख्वाब की पाने के लिए हम मेहनत करेंगे, हम जोश से आकर। वक्त लिखेगा इबारत एक नई मजमून की, वक्त लिखेगा इबारत एक नई मजमून की। देश को यारों जरूरत है तुम्हारे जुनून की। तुम बाशिंदे तो लाजिम है यही, तुमको करना है हिफाजत संविधान की। इस संविधान की हिफाजत हमें करना है क्योंकि संविधान हमारी हिफाजत करता है। ये एक अजीब लड़ाई है, दुनिया अजब नहज पे पहुंच चुकी है। एक आदमी कार भी बेचेगा, एक आदमी सब्जी भी बेचेगा, तो हम क्या बेचेंगे भाई? हमारा गरीब मजदूर किसान क्या बेचेगा? तो ये समझना होगा हमें लड़ाई के लिए आगे बढ़ना है इस मिशन के साथ, इस हौसले के साथ कि हमें जीतेंगे। नया हौसला, नई उड़ान भरनी है, नया हौसला, नई उड़ान भरनी है। मेहनत अब हमें सुबह शाम करनी है, नए खतरों से खेलना है हमें। अध्यात्म की एक नई किताब लिखेंगे, ये दलित पिछड़े किताब लिखेंगे, एक वो फलसफा लिखेंगे जिसके अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस तंत्र पे उसकी हिस्सेदारी होगी, उसका हक होगा और वो पूरी तरह से शेयर करेगा। मेरे भाइयों, बहुत न बात कहते हुए मैं भी बताना चाहूँगा कि हमारा संगठन सामाजिक चेतना संगठन, जिसके टॉप बियरर हमारे ऑनरेबल जस्टिस वीरेंद्र सिंह हैं, हम लोग गांव-गांव चौपाल करते हैं। हम 50-100 लोगों की चौपाल खेल के उनको जागृति करते हैं, उनको कॉन्शियसनेस बढ़ाते हैं ताकि समाज के अंदर उनका हौसला बढ़े, उनकी हिम्मत बढ़े, उनकी जानकारी बढ़े। इसी मिशन के साथ मैं सभी लोगों से चाहूँगा कि हम लोग आज यहाँ से कसम खा के उठें कि हम लोग गरीब का, मजदूर का ख्याल रखेंगे और उसकी कीमत, जायज़ कीमत देंगे। इस हिंदुस्तान का मेहनतकश ये नहीं जानता कि उसकी मेहनत कितनी मिलनी चाहिए। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मैं अब रिटायर हो चुका हूँ। 3 जिलों में, अलीगढ़, आजमगढ़ और लखनऊ, क्या आप जानना चाहेंगे कि सफाई कर्मचारी की तनख्वाह क्या थी? 2000 रुपये महीना। 2000 रुपये महीना में वो लोग काम करते थे। मैंने लिखा ऑनरेबल हाई कोर्ट को, तो उनके फिर 6000 किए गए। बहुत मुश्किल था। 3 जिलों में मैंने चेंज कराया इसको। ये ज्यादती हो रही थी, ये जुल्म हो रहा था आज इस आज़ाद हिंदुस्तान में जिसमें हम संविधान की दुहाई देते हैं। इसलिए मेरा ये कहना होगा, आप जहाँ हैं, हम सब जहाँ हैं, वहाँ अपनी बात कहते रहिए, करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अल्लामा इकबाल के शेर से बात खत्म करूँगा। नहीं तेरा नशेमल कसर सुल्तानी गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। लाइफ इज ए कंटिन्यूअस स्ट्रगल। मेहनत करिए, आगे बढ़िए और लाइफ को मुश्किल रास्तों से चलिए आगे अपने मिशन को पालेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय संविधान, जय अम्बेडकर, जय अम्बेडकर। थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम।